वेलकम बैक गाइस। आज का सेशन का टॉपिक है डेप्रिसिएशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके 11th अकाउंट्स का। और इस पूरे चैप्टर को अगेन आई हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में मैं मेथड नंबर 1 जो कि हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड है वो कवर करूंगा, और सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे हमारी मेथड नंबर 2 दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इन पूरे रिकॉर्डेड डिटेल्ड सेशंस का एक ही मकसद है कि आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो डू नॉट टेक दिस एज अ प्रैक्टिस क्लास, बट डू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच वी आर टीचिंग यू वाया दीज वीडियोज। हम नहीं चाहते कि आप इन वीडियोस को सिर्फ देखें, पर इसके अलावा हम चाहते हैं कि इन वीडियोस में जो जो आपको हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिस तरीके के मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं, ये आपके असाइनमेंट्स हैं कि आप इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद अप्लाई करें। जब तक आपका नॉलेज एप्लीकेशन नहीं हो जाता तब तक जो भी पढ़ोगे वो वेस्ट है। सो प्लीज मेक श्योर आप जो भी पढ़ते हैं जिस भी सेशन में, और आपको जो भी मैं बोलता हूं कि इसको प्रैक्टिस करना, आप उसे याद से प्रैक्टिस करें। दूसरी बात, हर सेशन में क्योंकि हम यहां पर पढ़ने आ रहे हैं और पढ़ाई बिना लिखावट के नहीं हो सकती, खासकर अकाउंट्स जो कि पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। विदाउट योर प्रैक्टिस कॉपीज, विदाउट पेन्स, विदाउट बुक्स, डोंट वॉच दीज वीडियोस। आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सो मेक श्योर यू नोट डाउन एवरीथिंग, मेक श्योर you solve questions with me, and I am solving here and I'm explaining you a question. It is your responsibility that you note down all those key points. You take note of those important points. जब तक आप अपने नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप इन वीडियोस का वो आउटकम नहीं ले पाएंगे जो एक्चुअली आपको मिल सकता है। सो मेक श्योर ये सारी प्री रिक्विजिट्स आपको करनी ही करनी है। हर वीडियो के पहले आपको खुद से चैप्टर एक बार रीड कर लेना है। नहीं करते हो चलो कोई बात नहीं, कम से कम नोट्स बनाते हुए आपको इन वीडियोस को देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। डेप्रिसिएशन, ये पूरा चैप्टर हम करेंगे तो इसका हमें आउटकम क्या मिलेगा। अगर मैं इस पे बात करूं तो ये चैप्टर मैंने जानबूझ के इस सीरीज में इतनी जल्दी स्टार्ट इसलिए कर दिया क्योंकि डेप्रिसिएशन का वेटेज अच्छा खासा है आपके क्लास 11th के फाइनल एग्जाम्स में, विच इज एट टाइम्स आई हैव सीन के कुछ स्कूल्स में तो ये 8 मार्क्स तक का पूछा जाता है, बट बेयर मिनिमम इसका वेटेज 6 मार्क्स तो है ही। सो अप्रोक्स अगर मैं बताऊं 6 से लेके 8 नंबर तक ये आपको फेच करता है अगर आप ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। चैप्टर का ब्रेकअप क्या है? सो इसमें डेप्रिसिएशन, उसके बारे में, उसके कॉजेज, नीड, फैक्टर्स, डिफरेंट मेथड्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ दोज मेथड्स हमें सिखाया जाएगा। याद रहे डेप्रिसिएशन की मेथड्स तो बहुत सारी हैं, बट आपके सिलेबस में आपको सिर्फ 2 ही मेथड्स की प्रैक्टिस करनी है। वन इज द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकेंड इज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। सो लेट्स स्टार्ट फर्दर with the first part, that is the meaning of depreciation. हम सभी को पता है, हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी पढ़े हुए हैं और हम ऑलरेडी डेप्रिसिएशन वर्ड को कई बार सुन चुके हैं। डेप्रिसिएशन, as the word suggests, is the fall in the value of fixed assets, long term assets. जिस तरीके से जब आप एसेट्स को यूज करते हैं और यूज करने के बाद उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है, गिर जाती है, उस फॉल को डेप्रिसिएशन टेक्निकल लैंग्वेज में बुलाया जाता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सिर्फ यूज नहीं होता, एक्सपायरी ऑफ टाइम हो सकता है, ऑब्सोलेंस हो सकता है, आउटडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है, पर अल्टीमेटली एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज होती जाती है। क्यों डिक्रीज होती जाती है? क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन अप्लाई कर दिया जाता है। हर एसेट की एक यूजफुल लाइफ होती है। यूजफुल लाइफ का यहां पर मतलब है कि वो एसेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कब तक यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एसेट 25 ईयर्स तक यूज किया जा सकता है, बट हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने उसे सिर्फ 15 ईयर्स यूज करके रिप्लेस कर दिया। सो विल बी चार्जिंग डेप्रिसिएशन ओनली फॉर दोज 15 ईयर्स, नॉट फॉर द 25 ईयर्स, because for us
द यूजफुल लाइफ, द एक्चुअल यूजफुल लाइफ मैटर्स। इस फॉल को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। चलिए जानते हैं क्या है कॉजेज डेप्रिसिएशन के, क्या फीचर्स हैं डेप्रिसिएशन के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है डेप्रिसिएशन के। तो पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। याद रहे, ये सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पे एप्लीकेबल है, ये करंट एसेट्स पे नहीं लगाया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पे लगाया जाता है। और सेकंड, ये बोलते हैं कि ये जो फॉल है ये परमानेंट नेचर का है। दैट मींस एक बार अगर किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन लग चुका है तो वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। वो फॉल, वो जो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट हो चुका है, दैट डिक्रीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। हम नया एसेट खरीद कर ला सकते हैं, पर जो एसेट डेप्रिशिएट हो गया है हम उसे वापस अप्रिशिएट नहीं कर सकते। थर्ड, डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूइंग प्रोसेस। डेप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं है कि वो एक साल में पूरा का पूरा लग जाएगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सीडेंट्स हियर। डेप्रिसिएशन कोई एक्सीडेंटल डिक्रीज नहीं है। डेप्रिसिएशन एक कंटिन्यूइंग डिक्रीज है, एक रेगुलर डिक्रीज है कि जैसे जैसे आप एसेट्स को यूज करते जाते हैं, जैसे जैसे टाइम पीरियड निकलता जाता है, वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो डेप्रिसिएशन भी यूजफुल लाइफ में स्प्रेड आउट होकर ही डिवाइड किया जाता है। एंड लास्ट, डेप्रिसिएशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट बट द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। नाउ वी ऑल नो द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगती है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे एप्लीकेबल है। व्हाट आर फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन्स। वेरिएबल फैक्टर्स, लेबर, रॉ मटेरियल। वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट निकालना तो बहुत आसान है, पर फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट एलोकेशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग फॉर योर फैक्ट्री प्रमाइसेस, उस बिल्डिंग के अंदर मान लो आगे आने वाले 50 सालों तक प्रोडक्शन होता रहेगा, तो उन 50 सालों में जितनी भी यूनिट्स बनेंगी, उन पर्टिकुलर यूनिट्स पे बिल्डिंग की कॉस्ट को कैसे एलोकेट किया जाएगा, ये हमें डेप्रिसिएशन सिखाता है। जो डेप्रिसिएशन का जो मेजर पर्पस है वो किसी एसेट का वैल्यूएशन करना नहीं है, वो उस एसेट की पर यूनिट कॉस्ट एलोकेशन करता है। I'm repeating, depreciation is not at all any sort of valuation of asset. Rather, it is used to allocate the cost of that fixed asset into the cost of production. हमें पर यूनिट प्रोड्यूस पे हम हमारी टोटल कॉस्ट को अप्लाई कर पाए, हम हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसे यूनिट कॉस्ट में कन्वर्ट कर पाए, इसके लिए हम डेप्रिसिएशन को यूज करते हैं अकाउंट्स में। अब अगर हम डेप्रिसिएशन के मेन फैक्टर्स की बात करें कि क्या क्या मेन फैक्टर्स हैं जो डेप्रिसिएशन में यूज होते हैं टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, तो वो तीन है। पहला है टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ वैल्यूज के साथ इस एग्जांपल को समझाता हूं। टोटल कॉस्ट का यहां पर मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने कोई एसेट, मान लो मैंने कोई एसेट खरीदा, मैंने कोई एसेट बाय किया है, सपोज वी बॉट एन एसेट फॉर ₹15 लाख। उसका परचेज प्राइस हमने कितना पे किया? 15 लाख रुपीस पे किया। उसके ऊपर मैंने ट्रांसपोर्टेशन खर्च कर दिया, लेट्स से 1 लाख रुपीस का, और मुझे इंस्टॉलेशन में भी 1 लाख रुपए पे करने पड़ जाते हैं। एक नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में हम नॉर्मली जब ये एसेट की बाइंग प्राइस बताते हैं या एक्विजिशन प्राइस बताते तो 15 लाख बताते हैं, बट अकाउंट्स की लैंग्वेज में ये सारी एडिशनल कॉस्ट को ऐड करना जरूरी होता है। मतलब ये कि टोटल कॉस्ट का यहां पर मतलब सिर्फ परचेज प्राइस से नहीं होता। याद रहे, उस एसेट की एक्विजिशन में, उस एसेट को एक्वायर करने में किए गए सारे खर्चे ऐड कर you will be able to calculate the actual total cost of the asset, जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन
चार्ज करते हैं। अब ये इंस्टॉलेशन के फॉर्म में हो सकते हैं, ये कमीशन एंड ब्रोकरेजेस के फॉर्म में हो सकते हैं, टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज के फॉर्मेट में हो सकते हैं, कैरेजेस, इनवर्ड कार्टेजेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। Second thing, which I already explained you, is the estimated useful life of the asset. Every asset has a life. लाइक ह्यूमंस, एसिड्स की भी लाइफ होती है। जी हाँ, आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, बट नहीं, मशीन्स की भी लाइफ होती है, एसिड्स की भी लाइफ होती है। कोई भी एसिड अनलिमिटेड लाइफ लेकर नहीं आता है। वो भी मशीन है, वो भी यूज होने के बाद एक टाइम के बाद खराब होगी ही होगी। बिल्डिंग है, उसका वेयर एंड टेयर होगा ही होगा। मशीन्स है, खराब होंगी। फर्नीचर है, खराब होगा ही होगा। उस पर्टिकुलर टोटल एस्टिमेटेड लाइफ को, कि ये जो एसेट हमने बाय किया है, खरीदा है, ये कितने सालों तक हमारे काम का बना रहेगा, हम कितने सालों तक इस एसेट को यूज कर पाएंगे, इसे बोला जाता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना होता। और लास्ट है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, विच इज द वैल्यू ऑफ द एसेट which will be receiving after disposing of that asset after the expiry of the estimated useful life। भाई जब एसेट एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायर का मतलब यहां पर एस्टिमेटेड लाइफ का खत्म हो जाना है। सो लेट्स से आपने कोई बिल्डिंग खरीदी थी, उस बिल्डिंग की लाइफ 20 इयर्स थी, 20 इयर्स में वो बिल्डिंग अब हमारे यूजेज की कंडीशन में नहीं रहती है, तो 20 इयर्स के बाद जब मैं उसे बेचूंगा, उस स्क्रैप वैल्यू, उस एस्टिमेटेड लाइफ को यूज करने के बाद जब मैं उस बिल्डिंग को अगर सेल ऑफ करूंगा, मुझे जो प्राइस वो बिल्डिंग फेच करेगी उसको मैं स्क्रैप वैल्यू बुलाता हूं। इसके दो नाम और हैं, इसे स्क्रैप वैल्यू के साथ ब्रेकअप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू भी बोला जाता है। तो ध्यान रहे, तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डेप्रिसिएशन में बहुत ज्यादा काम के हैं। पहला है टोटल कॉस्ट, दूसरा है लाइफ एंड तीसरा है स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट। ये तीनों ही चीजें मिलकर हम इनको यूज करके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन वैसे तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फॉल को, एसेट के फॉल को, एसेट के डिक्रीज को निकालना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है, और इसीलिए अकाउंट्स में इसकी बहुत सारी मेथड्स हैं जो कि अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही हैं। पर हमें अच्छी बात यह है कि ये सारी मेथड्स की जगह हमें सिर्फ सिलेबस में दो ही मेथड्स पढ़नी है, वो है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली मेथड के साथ, वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इस मेथड का नाम स्ट्रेट लाइन क्यों है, पहले ये जान लीजिए। आपको ये डाउट आना बहुत ही लॉजिकल है कि इस मेथड को हम स्ट्रेट लाइन क्यों बुलाते हैं। वैसे इस मेथड के बहुत सारे और नाम हैं, बट अभी मैं स्ट्रेट लाइन से समझाता हूं। अगर मैं इस मेथड के डेप्रिसिएशन को प्लॉट करूं किसी ग्राफ में, तो क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन फिक्स होता है और हर साल एक ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है एसेट पे, तो अगर आप उसके ग्राफ को, उस डेप्रिसिएशन को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो एक लाइन की तरह दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। इसीलिए इस मेथड का नाम स्ट्रेट लाइन मेथड बोला गया है। व्हाट इज दिस मेथड? दिस मेथड सेज दैट you will be charging a fixed amount of debt on that particular asset। हर एसेट पे स्ट्रेट लाइन मेथड ये बोलता है कि एक फिक्स रेट से ही डेप्रिसिएशन लगाया जाए, और वो डेप्रिसिएशन फिक्स हो जाएगा। जब तक एसेट यूज होता रहेगा तब तक यही अमाउंट एज डेप्ट लगेगा। इट मींस डेप्रिसिएशन का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। इसीलिए इस मेथड के और भी बहुत सारे नाम हैं। इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। Why? Because the amount of depreciation is fixed। याद रहे, एग्जाम में लिखकर आना, आपसे इस तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इसे इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। इसे स्ट्रेट लाइन के अलावा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। ये सारे नाम इस मेथड के लिए यूज किए जाते हैं, और एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नामों से इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो घबराना नहीं है, मैंने आपको नाम बता दिए हैं और आपकी बुक्स में सारे नाम लिखे भी हुए हैं। उन नामों को एक बार पढ़ लीजिए, खुद अपना दिमाग लगाइए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का सिंपल सा फॉर्मूला है कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। आप हमारा ये यहाँ पे फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूं। सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें पहले यूजफुल
लाइफ से डिवाइड करना है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू को। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। क्या है फॉर्मूला यहां पे डेप्रिसिएशन निकालने का? तो डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट की टोटल कॉस्ट मिल जाए, स्क्रैप वैल्यू दे दी जाए और एस्टिमेटेड लाइफ दे दी जाए, इस फॉर्मूले के थ्रू आपको मशीन पे लगने वाला डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा। और ये वो डेप्रिसिएशन होगा जो एनुअल डेप्रिसिएशन होगा। मतलब ये कि ये डेप्रिसिएशन हमेशा चार्जेबल रहेगा। जब तक वो मशीन हमारे साथ रहेगी तब तक हम उस पर वही अमाउंट ऑफ डेप लगाते रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, आई हैव टेकन एन एग्जांपल हियर, दैट इज एक एसेट है 1 लाख रुपीस का जिसकी स्क्रैप वैल्यू है 15,000 और एस्टिमेटेड लाइफ है 10 years. So how we are going to calculate the depreciation? 1 lakh, that is the total cost, minus 15,000, that is the scrap value, upon 10 years, that is the estimated life. So the depreciation which is going to be charged every year is going to be 8,500 rupees. समझ में आ रहा है? नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप लोग साथ ही साथ नोट करोगे तभी फायदा है इस सेशन का। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप लिख नहीं रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो आप ध्यान से सिर्फ सुनने से काम नहीं होने वाला है। आपको लिखते जाना है, नोट करते जाना है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या होने वाला है। अभी और डेप्थ में हम इस मेथड को समझेंगे। ठीक है, चलो ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला। अब इसी पूरी चीज को अगर हम किसी एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करें तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में क्या क्या एलिमेंट्स दिए होते हैं और आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। आपको क्या पूछा जाएगा डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में और आपको बनाना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस के अंदर वो बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई एसेट परचेज करेंगे। उस एसेट के अकाउंट को बनाने के लिए आपको बोला जाएगा और आपको वो अकाउंट कोई स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए बनवाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इस क्वेश्चन को देखिए, फिर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। 1 अप्रैल 2015 को एक मशीन खरीदी जा रही है वर्थ ₹90,000 एंड दे हैव स्पेंट 6,000 ऑन इट्स कैरेजेस एंड 4,000 ऑन इट्स इरेक्शन। एज आई सेड कि सिर्फ और सिर्फ परचेज प्राइस नहीं दिया होगा, एसेट के ऊपर किए गए बाकी एडिशनल एक्सपेंसेस भी दिए जाते हैं। तो इन सारी वैल्यूज पर अगर हम ध्यान दें तो हमारा टोटल कॉस्ट 90 नहीं है। 90 पे हमने 6,000 का कैरेजेस और 4,000 का जो इरेक्शन चार्जेस खर्च किया। दिस शोज द कॉस्ट ऑफ द एसेट which we are going to use for depreciation is going to be 1 lakh rupees. Point number 1. So सबसे पहला आपका टास्क होता है डेट ऑफ परचेज पे ध्यान देना। क्या क्या देखना है आपको क्वेश्चंस के अंदर? डीओपी, इसे क्या बोलते हैं? डेट ऑफ परचेज। ये याद से ढूंढिए। उसके बाद निकालिए टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। मैं आपको बता रहा हूं कि डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में आपको क्या क्या चीजें मैंडेटरीली ढूंढ लेनी है ताकि आपका क्वेश्चन डिकोड हो जाए। आपको फिर क्वेश्चन में बार बार झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस पूरी बात को ध्यान से सुन के समझ के अप्लाई करेंगे तो पहली बात क्या है, आपको सबसे पहले देखना होता है डेट ऑफ परचेज। यहां पे क्या है? 1 अप्रैल 2015 है। ठीक है, दूसरी बात क्या देखनी है आपको? टोटल कॉस्ट। तीसरी बात आपको यह देखनी होती है कि क्या मुझे यहां पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है या नहीं दिया है। तीसरी बात क्या देखनी है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। Is the rate of depreciation given or you need to calculate it by using the formula? Now if we go through the question, हमें यहां पर बता दिया गया है मशीन की लाइफ है 10 years और स्क्रैप वैल्यू है 20,000। दिस शोज कि इस क्वेश्चन में हमें रेट नहीं दिया गया है, हमें फॉर्मूला लगा के ही डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, हमारा तीसरा एलिमेंट भी हमें समझ में आ गया है। अब हम अगर चौथे एलिमेंट की बात करें कि हमारे लिए चौथा मेन एलिमेंट क्या है, वो है ये चेक करिए क्वेश्चन में कि आपको किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन बताता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 years आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। हमें मेथड का नाम दे दिया गया है। क्लियरली हर क्वेश्चन में आपको मेथड का नाम दिया जाएगा क्योंकि इस चैप्टर में 2 मेथड्स हैं। तो क्वेश्चन में विदाउट
मेथड आपको क्वेश्चन करने के लिए नहीं बोला जा सकता, इसीलिए ध्यान से मेथड को भी पढ़ें, ढूंढें क्वेश्चन में क्या लिखा है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा कि नंबर ऑफ ईयर्स, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपको एसेट अकाउंट बनाना है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ड्रॉ द मशीन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स लिखा है, आपको 4 साल का अकाउंट बनाना है। इससे पता चलता है कि हमारे नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4 साल होने वाले हैं। एंड लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बुक्स कब क्लोज हो रही हैं, बुक्स क्लोजिंग क्या है। बुक्स की क्लोजिंग जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार अगर बुक्स क्लोजिंग नहीं दिया जाता है और बच्चे मार्च फॉलो करके आ जाते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। क्योंकि जब भी बुक्स क्लोजिंग नहीं दिया है 11th में, याद रखिए आपके लिए आपका क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर है, ना कि 31 मार्च। बट अगर क्वेश्चन जैसे कि यहां पे बता रहा है हमें कि 31 मार्च है, तो फिर हमारा फाइनेंशियल ईयर ही हमारा अप्रैल टू मार्च रहने वाला है। अगर आपने हर डेप्रिसिएशन के हर क्वेश्चन में इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 बातों का ध्यान रख लिया, ट्रस्ट मी आपको डेप्रिसिएशन का कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। यही ट्रिक है डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस को ब्रेक करने की। इन चीजों को ढूंढ लो, बाकी क्वेश्चन कितना भी लेंदी हो, सब ज्ञान है, सब इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। जो रिलेवेंट चीजें हैं वो ये 6 हैं। सो योर टास्क इज फॉर एवरी डेप्रिसिएशन क्वेश्चन, जो भी 6 मार्क 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा उसमें आप जाकर पहले इन 6 चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। होप आपको यहां तक समझ में आ गया है। अब मेरे पास ये 6 के 6 एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में आपको पूछा क्या जाता है, व्हाट दे एक्सपेक्ट यू टू ड्रॉ द एसेट अकाउंट। जो भी एसेट खरीदा जाता है हम उसका एसेट का लेजर बनाना होता है। कैसे बनाते हैं, क्या होता है लेजर, देख लेते हैं। चलिए बताता हूं मैं आपको, ठीक है। लेजर वैसे ही होते हैं जैसे आपने आपके जर्नल्स और लेजर के चैप्टर में देखा है, फॉर्मेट वही है। अब ज्यादा से ज्यादा मशीन की जगह वो फर्नीचर खरीद सकते हैं, बिल्डिंग खरीद सकते हैं, बॉयलर खरीद सकते हैं, प्लांट खरीद सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, कोई भी एसेट खरीदा जा सकता है जिस पे आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। कॉलम्स पे ध्यान दीजिए, कॉलम्स वही रेगुलर कॉलम्स है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। लेजर है, ये याद रखें, ये हम एसेट अकाउंट बना रहे हैं। सो कॉलम्स वही हैं जो आप लेजर में बनाते थे। एलएफ का कॉलम आप ड्रॉ कर लेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो कोई आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि दे ऑल्सो नो कि एलएफ के कॉलम का यहाँ पे कोई यूज नहीं होने वाला है। तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2015 को जो अतुल ग्लास लिमिटेड है, इन्होंने एक मशीन खरीदी है वर्थ ₹1 लाख। नाउ दैट 1 लाख आई हैव कैलकुलेटेड बट दे हैव गिवन इनटू पीसेस कि 90,000 अलग से दिया है, 6,000 अलग से दिया है, 4,000 अलग से दिया है। तो आपके लिए सिंप्लीफाई करके मैं बता देता हूं कि आप डायरेक्टली शुरुआत करें डेट ऑफ परचेज के साथ एसेट अकाउंट में। और आप सभी को पता है जर्नल एंट्री क्या होती है एसेट को खरीदने की, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आपने चेक से पेमेंट किया है, कैश से किया तो टू कैश। तो अगर आप एसेट अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे टू बैंक करके आपका क्वेश्चन शुरू होने वाला है। सो व्हाट यूल राइट टू बैंक अकाउंट, और यहां पर ब्रैकेट में आप वो सारे कैलकुलेशंस दिखा दें जो आपने अलग से खर्च किए हैं। इट मींस यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि 3 बार आपको टू बैंक लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि एक ही डेट पे सारा खर्चा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो 2015 1 अप्रैल टू बैंक, इंटरनली आप कैलकुलेशंस दिखाइए और मेन कॉलम में 1 लाख डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं हम, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जर्नल एंट्री क्या होती थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो लेजर में पोस्टिंग क्या होने वाली है, लेजर में पोस्टिंग होने वाली है 2016 31 मार्च। क्यों भाई 31 मार्च 2016 कैसे आ गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ एनुअल अफेयर। डेप्रिसिएशन मिड मंथ या हर मंथ नहीं लगता, साल के एंड में लगता है। हमारा साल कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को एंड हो रहा है। सो अगर 15 अप्रैल से चला है तो कब एंड होगा, 16 मार्च। इससे मैंने लिखा है 16 31 मार्च। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो शुरुआत कैसे करनी है ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा तो एसेट को परचेज करवाएंगे वो आपसे क्वेश्चन में, तो आपको भी परचेज के साथ साथ क्वेश्चन शुरू करना है। डेट ऑफ परचेज के साथ क्या लिखना है, टू बैंक। और याद रहे डेप्रिसिएशन साल के एंड में लगता है।
तो अगर आपका ईयर एंड मार्च है तो यूल राइट मार्च, दिसंबर है यूल राइट दिसंबर, एंड देन यूल राइट बाय डेप्रिसिएशन। नाउ हाउ इज दिस वैल्यू कैलकुलेटेड, ये मैंने आपको बताया था, या तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया जाता है, नहीं तो फॉर्मूला है ही हमारे पास। और यहां पर अगर हम वर्किंग करें तो अगर हमने देखा था कि एसेट था 1 लाख रुपए का, उस पे स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 20,000 थी, और एस्टिमेटेड लाइफ कितना था, 10 years था। यू कैन सी इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, 1 lakh rupees, 90 plus 6 plus 4, 1 lakh, scrap value 20, it is given there, and 10 years. So अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाता है हमारा 80,000 डिवाइड बाय 10। दिस इज वर्किंग। ये वर्किंग आपको क्वेश्चन के अलग से बताना है, क्वेश्चन के अंदर नहीं करना है, अलग से वर्किंग्स करके दिखाना, वरना नंबर कट जाएंगे। तो वर्किंग नोट्स का भी नंबर होता है। सो अगर हम इसे देखें तो हमारा डेप्रिसिएशन निकल कर आ रहा है 8,000 रुपए। दिस मीन्स हमारी मशीन पे हम हर साल 8,000 का डेप लगाएंगे, और ये 8,000 तब तक लगता रहेगा जब तक मशीन हमारे साथ रहने वाली है। नाउ इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस टू ड्रॉ अकाउंट फॉर 4 years। इट मींस आपको लगातार 4 सालों तक 8,000 8,000 8,000 8,000 करते हुए डेप्रिसिएशन को चार्ज करते रहना है। बहुत सिंपल है। एक बार डेप आ गया तो पूरा अकाउंट जेरोक्स है फर्स्ट ईयर का। बस कुछ नहीं है, नेक्स्ट ईयर से हम डेप का 8,000 रुपए निकाल के माइनस कर देंगे, बैलेंस निकाल देंगे, फिर उस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे, डेप्रिसिएशन हटाएंगे, बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा 4 सालों तक, क्योंकि हमें 4 years का अकाउंट बनाना है। कई बार एग्जाम्स में 3 years का भी क्वेश्चन आ जाता है, 2 years का आ सकता है, 5 years का आ सकता है, डिपेंड ऑन द एग्जामिनर, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कैसे बनते हैं 4 साल का पूरा मशीन अकाउंट, ये मैं ऑलरेडी बना के रख चुका हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और ये रहा वो कैलकुलेशन जो मैंने यहां पर भी किया, और यहां पर भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो यू कैन सी हेयर 1 लाख रुपीस की मशीन है, 1 लाख रुपीस की मशीन है, 20,000 इसमें से माइनस हो रहा है, और 10 ईयर से डिवाइड होके 8,000 रुपीस का डेप्रिसिएशन आ चुका है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग से निकाल दिया है, पर अगर क्वेश्चन ना बोले तो मत निकालना, टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपको रेट पता चल जाता है कि हम कितने रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। सो हियर इट इज कमिंग 8%। व्हाई? बिकॉज 8,000 लग रहा है, 1 लाख की मशीन पे 8,000 का डेप लग रहा है, तो 8% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चल रहा है। मशीन अकाउंट 4 साल का कैसे दिखेगा, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। 2 सालों का, पहला साल का मैंने बना दिया। इसके बाद क्या होता है मैं दिखा देता हूं आपको, कि जैसे ही 31 मार्च को आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं, उसके बाद ही लगे लगाए हम निकाल लेते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ, ये एसेट है, एसेट एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा। एसेट है कितने का, 1 लाख का, उसमें से डेप कितना लग गया, 8,000, तो अभी भी तो 92,000 का एसेट बच गया। इट मींस फर्स्ट ईयर हमारा क्लोज हो गया है। एंड दिस इज हाउ you draw the asset account. Now this 92,000 will be carried forward in the next year. You can see in the screen 2016 April 1. क्यों? क्योंकि मार्च 16 को बंद हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर कब शुरू होगा, अप्रैल 2016। तो यहां पे देख सकते हैं अप्रैल 2016 पे शुरू हो रहा है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 92,000 यही वाला है जो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया। फिर वही डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया 8,000 के रेट से, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया फिक्स रहने वाला है, और फिर बैलेंस कैरिड डाउन आ गया 84,000। सिमिलर प्रोसेस विल बी रिपीटेड फॉर द नेक्स्ट 2 years as well. You can see here again 17 18 and 18 19 दोनों सालों में वही सेम प्रोसेस रिपीट किया गया। पिछले साल का जो कैरिड डाउन होता है वो एसेट के लिए नेक्स्ट ईयर का ब्रॉट डाउन हो जाता है, उस पे फिर से हमने 8,000 का डेप लगा दिया। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन फिक्स है। हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि इस मेथड में डेप्रिसिएशन फिक्स हो जाता है, इसलिए तो इस मेथड का नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। सो आप देखिए चारों साल इन्होंने 8,000 8,000 8,000 माइनस किया, एंड इन द लास्ट 4th year वी आर लेफ्ट विद अ बैलेंस ऑफ 68,000 रुपीज। 68,000 रुपए बचेंगे, जो कि 5th year के बैलेंस ब्रॉट डाउन निकालकर आप छोड़ देते हैं। सो दिस इज हाउ यू नीड टू ड्रॉ द एसेट अकाउंट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। यहां तक क्लियर है? नोट कर लिया आप लोगों ने? डाउट्स है तो अभी नहीं, कहां पूछना है, टेलीग्राम पे डाउट्स पूछने हैं, ये आपको क्लियर होगा।
और नहीं भी क्लियर है, जो बच्चे पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं फिर से बता दूं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स हैं, टेलीग्राम लिंक्स हैं, जो कि इन्हीं वीडियोस में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, आपके पास टेलीग्राम लिंक्स हैं हमारे, उन्हें ज्वाइन करिए और वहां जाके आप इन सेशन से रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए, हमसे बोला गया था डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाइए। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी सिंपल लेजर वैसे ही बनता है जैसे एसेट अकाउंट का बनता है। फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, तो इसमें हम जो एनुअल डेप लगाते हैं उसे हम हर साल हमारे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हर साल राइट ऑफ किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप देख सकते हैं मार्च 16 ये वाला जो डेप्रिसिएशन आया था, अगर एसेट में ये बाय डेप्रिसिएशन लिखा गया तो डेप्रिसिएशन में क्या लिखा जाएगा? टू मशीन। सिंपल लेजर पोस्टिंग का रूल है और कुछ नहीं है। तो लेजर पोस्टिंग का क्या रूल होता था? अगर कोई एक अकाउंट में बाय साइड पे लिखा गया है तो वो जब उसका लेजर हम बनाते थे तो उसके लेजर में हम उसी अकाउंट के डेबिट साइड पे दूसरा अकाउंट पोस्ट करते थे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन की लेजर पोस्टिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगी? टू मशीन अकाउंट। That is why we have written to machine account 8,000. The same depreciation will be written off every year. That is why उसी सेम डेट पे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाकर आप देख सकते हैं 8,000 को शिफ्ट कर दिया गया पीएनएल में। ना तो गुड थिंग विथ डेप्रिसिएशन अकाउंट इज सिर्फ डेट्स बदल रही हैं और कुछ नहीं। बाय डेप टू मशीन बाय पीएनएल, टू मशीन बाय पीएनएल, टू मशीन बाय पीएनएल, यही चीज रिपीट हो रही है बार बार बार। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम सिंपल सा अकाउंट है कि टू मशीन बाय पीएनएल करके सेम वैल्यू को आपको कॉपी पेस्ट करते रहना है। बस ध्यान रखना है कि मार्च 16 से शुरू हुआ है, 4 साल तक चलने वाला है, तो मार्च 19 पे जाके ये खत्म हो जाएगा। So this is how you draw the depreciation account, and this was the pattern for the asset account. But ये तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। अब ऐसा भी होगा कि वो मल्टीपल मशीन्स खरीदेंगे, मल्टीपल एसेट्स खरीदेंगे और कुछ एसेट्स को सेल भी करेंगे। तो जो इसका आगे का लेवल है वो ये है कि अब आपसे वो मल्टीपल एसेट्स बाय करवाएंगे और किसी एसेट को सेल भी करेंगे। तो अगर आपको मल्टीपल एसेट्स का ट्रीटमेंट और सेल्स का ट्रीटमेंट बन गया तो आपका ये मेथड कंप्लीट हो जाता है, और मैं आज आपको वो सारी चीजें पढ़ाकर ही जाऊंगा। सो डोंट वरी, अभी हमने सिंपल लेवल पढ़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। जब हमारे पास मल्टीपल एसेट्स आ जाएंगे और जब हम सेल करेंगे तब क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं हमारे इस एसेट अकाउंट में। ठीक है, चलो चलिए, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जहां पर हमने मल्टीपल एसेट्स के साथ साथ एक एसेट की सेल भी करी हुई है। पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। 1 अप्रैल को हमारी कंपनी ने एक प्लांट खरीदा 60,000 रुपए का। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर सेम ईयर इट परचेज अनदर प्लांट फॉर ₹18,000 एंड स्पेंड्स 2,000 ऑन इट्स इरेक्शन। तो अभी 2013 के अंदर अंदर ही हम दो एसेट्स खरीद चुके हैं, दो प्लांट खरीद चुके हैं। प्लांट नंबर 1 कब खरीदा गया? अप्रैल 2013। कितने का? 60,000 रुपए का। प्लांट नंबर 2 कब खरीदा गया? 1 अक्टूबर को 20,000 का। नेवर ब्रेक द कॉस्ट ऑफ द एसेट, नेवर से 18 + 2, इट इज फॉर अस 20, हम उसे 20 लेकर ही चलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। डेट ऑफ परचेज पकड़िए, कॉस्ट ऑफ द एसेट पकड़िए, इस पे आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद क्या हो रहा है? 1 अक्टूबर 2015 को द प्लांट परचेज्ड ऑन अप्रैल 13, so they never call it as first machine or second machine. They will always indicate that plant whichever is sold with the date of purchase. तो वो हमें बता रहे हैं कि 1 अप्रैल 2013 को जो प्लांट खरीदा गया था फॉर अस, दैट वाज प्लांट नंबर 1, वो बेच दिया गया, became obsolete and sold for ₹27,000. obsolete मतलब खराब हो जाना, sold बेच दिया गया, कितने में? 27,000। तो देखो, दो एसेट भी है और एक सेल भी है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये हैं प्रॉपर क्वेश्चंस
जो आपसे आपके स्कूल में 6 मार्क्स से लेके 8 मार्क्स तक पूछे जाने वाले हैं। इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सेल्स पे बात कर रहे थे अपन। तो सेल्स हो रही है 27,000 में। इससे क्या पता चलता है कि जब भी कोई एसेट बेचा जाता है तो क्वेश्चन में उसकी सेलिंग प्राइस भी दी जाती है। और जाहिर सी बात है, अगर परचेज और सेल होगा तो प्रॉफिट या लॉस भी तो होगा। चलिए वो हम देखेंगे कैसे निकालना है प्रॉफिट या लॉस, आगे की बात है। अच्छा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे देखिए। 1 जनवरी 2017 अनदर फ्रेश प्लांट वाज परचेज फॉर 64,000। हुआ ये है कि फर्स्ट प्लांट जो है वो बिक चुका है, सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली प्लांट नंबर 2, और अब प्लांट नंबर 3 आ जाता है 64,000 का। On the same date, the plant purchased on October 1 was sold. मतलब ये कि जब थर्ड प्लांट खरीदा गया उसी तारीख पे सेकंड प्लांट भी बेच दिया गया है फॉर रुपीज 10,000। इट मींस इस पूरे क्वेश्चन में 2 प्लांट खरीदे और बेचे जा रहे हैं और लास्ट में वी आर लेफ्ट विथ अ सिंगल थर्ड प्लांट। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। मेथड कहां है, मेथड का नाम कहां दिया हुआ है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, ईयर कब क्लोज हो रहा है, इन सवालों के जवाब भी तो क्वेश्चन में ही छुपे हैं। देखिए, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मैंने आपको बताया था रेट या तो क्वेश्चन देगा या आपको रेट की जगह डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बाकी एलिमेंट्स देगा। ओरिजिनल कॉस्ट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, इट मींस ये स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन होता तो वे यहां पर बोलते कि डेप्रिसिएशन इज चार्जेबल ऑन द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट। लास्ट, ईयर कब क्लोज हो रहा है, देखिए ये भी बताया हुआ है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, तो बुक्स कब बंद हो रही है, 31 मार्च। साथ ही साथ हमें बताया गया है कि प्लांट अकाउंट कब तक के लिए बनाना है, अप टू मार्च 2017। मतलब ये क्वेश्चन 2013 से चलेगा और 31 मार्च 17 पे खत्म होने वाला है। सो लेट्स कैलकुलेट कि कितने सालों के हम अकाउंट बनाने हैं। सो हमें 13 14 14 15 15 16 एंड 16 17 4 साल का प्लांट अकाउंट हमें यहां पर बनाकर दिखाना होगा। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। एज आई सेड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसी तरीके के एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ सॉल्यूशंस आप भी बनाइए, मैं भी करके बता रहा हूं, और आप अपने एंड पे सॉल्व करते जाइए। कैलकुलेशंस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले साल के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले डेट ऑफ परचेज से शुरू करना होता है क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। 2013 1 अप्रैल को हमारा फर्स्ट प्लांट आ चुका है। याद रहे, जब भी मल्टीपल एसेट का क्वेश्चन आएगा तो आपको एसेट की नंबरिंग के साथ सॉल्व करना है। डू नेम दैट प्लांट और डू गिव अ नेम टू दैट एसेट। उसे आप एबीसी बुला लीजिए, XYZ बुला लीजिए, राम श्याम मोहन बुला लीजिए, ताकि आपके लिए इजी रहे कि कौन सा प्लांट कब आया और कब बेचा गया है, क्योंकि डेट्स में कंफ्यूजन होने के ज्यादा चांसेस हैं। सो हम यहां पर एबीसी लेकर चलने वाले हैं। हमारा प्लांट ए खरीदा गया है 60,000 रुपए का। सो मैंने आपको बताया कि जब भी प्लांट या कोई भी एसेट खरीदा जाएगा, डू राइट टू बैंक अकाउंट। देखिए यहां ब्रैकेट में मैंने उसे प्लांट ए का नाम दे दिया है। कितने का खरीदा गया, 60,000 रुपए का। और इसी साल 1 अक्टूबर को हमारा प्लांट बी भी आ गया था। तो मैं वो भी यहां पे लिख देता हूं, और वो कितने का आ गया था, 20 का। हाँ, यहां पे मैं उसके कैलकुलेशंस अलग से दिखा देता हूं। सो प्लांट ए इज ऑफ 60,000, प्लांट बी वाज ऑफ 20,000। पहला प्लांट आया अप्रैल को, दूसरा प्लांट आया अक्टूबर को, बट बोथ द प्लांट्स वर बॉट इन द सेम ईयर, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस। ध्यान से जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही करोगे, कभी गड़बड़ नहीं होगी, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। जितना सिंपली मैं करूंगा उतना ही सिंपली आपको भी इसे समझना है, और हैबिट बिल्ड करो कि इसी तरीके से आप भी सॉल्व करो। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब तो अक्टूबर 15 की बात हो गई थी कि पहला वाला प्लांट बिक गया था, पर हमें तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और हमारी बुक्स कब बंद हो रही है, मार्च में। सो अगर अप्रैल 13 से ईयर चलेगा तो 31 मार्च 14 पे जाके बंद हो जाएगा। व्हाट विल राइट, विल राइट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट
बट याद रहे ये मल्टीपल एसेट का क्वेश्चन है और यहां पर अब आपके पास दो एसेट है, तो आपको डेप्रिसिएशन भी दो लगाने पड़ेंगे। मतलब प्लांट ए का डेप अलग दिखाना है और प्लांट बी का डेप अलग दिखाना है। और यहीं पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि वो बुक्स में दिए हुए सॉल्यूशंस को कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं। बुक्स में वो एक साथ डेप्रिसिएशन लिख देते हैं, काफी सारी बुक्स में ऐसा हुआ है, बहुत सारी बुक्स में ऐसा नहीं भी हुआ है। मेरा सजेशन यही है, मेरी गोल्डन टिप आपके लिए ये है इस चैप्टर के अंदर कि हर एसेट को अलग अलग दिखाना और उनका डेप्रिसिएशन भी अलग दिखाना और बैलेंस कैरी डाउन भी अलग अलग दिखाना। ये मेथड लेंदियर है, नो डाउट। अगर आप एक साथ दिखाएंगे जल्दी कैलकुलेशन होंगे, पर जब आप सेल करेंगे तो अटक जाएंगे। और अगर आपने शुरू से इन्हें अलग अलग कर दिया सो यू विल नॉट गोइंग टू कंफ्यूज एट द टाइम ऑफ सेल्स। इसीलिए मैं आपको ये अलग अलग करने का सजेशन दे रहा हूं। प्लांट ए और प्लांट बी पे चलिए डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं। अब यहां तो हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डायरेक्टली अवेलेबल है, 10% डेप लगाना है। सिंपल है, 10% निकालना, 60,000 का 10% होता है 6,000 रुपए। इतनी सिंपल मैथ्स तो आपको आती ही है। और दूसरा 20,000 का 10% होता है 2,000 रुपए, पर हम यहां 2,000 रुपए नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पहला वाला प्लांट तो अप्रैल में आ गया तो पूरे साल का डेप लगेगा, पर दूसरा प्लांट तो अक्टूबर में आया तो पूरे साल का डेप लगाना तो गलत है। अगर वो अक्टूबर में आया है तो डेप्रिसिएशन भी तो अक्टूबर से लगेगा। तो कितने महीने का डेप लगेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, दैट इज हाफ ईयर। इट मींस हमें इस मशीन पे आधे साल का डेप लगाना है विच इज 1,000। कैसे? सिंपल सा मैथ्स है भाई। साल भर का डेप्रिसिएशन अगर 2,000 है तो आधे साल का डेप्रिसिएशन 1,000 रुपए होगा। तो टोटल डेप हो गया इन दोनों प्लांट्स का मिलाकर 7,000। और इसी तरीके से हम निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। याद रहे मैंने जो आपको बोला है कि प्लांट ए अलग दिखाना, प्लांट बी अलग दिखाना, यही मेथड फॉलो करना। अगर आप डेप्रिसिएशन में नंबर लाना चाहते हैं, आप कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं, लेंथी कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके नंबर कटे, सो प्लीज इसको फॉलो करें। सो a माइनस ए, 60 माइनस 6 विल बी 54,000, 20 minus 1 is 19,000 and the total will be 73,000 rupees here, and this is how your year number 1 will be closed। 80,000 रुपीज से हमारा पहला साल क्लोज हो जाएगा। हमें 4 साल का एसेट अकाउंट बनाना है, यहां मैंने अभी आपको फर्स्ट ईयर करके बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में क्या होने वाला है? सेकेंड ईयर में ये बैलेंस कैरिड डाउन जो है वो ब्रॉड डाउन बन जाएंगे, फिर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे और बैलेंस कैरिड डाउन निकाल देंगे। क्योंकि 14-15 में कुछ नहीं हुआ है, 15-16 में सेल हुई है, मतलब ईयर नंबर 3 में सेल है, ईयर नंबर 2 में कोई सेल नहीं होने वाली है। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूं ईयर नंबर 2 कैसे करेंगे। ईयर नंबर 2 दैट इज ईयर नंबर 14-15। सो 2014 में हम 1 अप्रैल से हमारा ईयर शुरू करेंगे और जो मार्च 14 के बैलेंसेस थे, बैलेंस कैरिड डाउन्स थे, वो हमारे ब्रॉड डाउन बन जाएंगे। सो 54,000 और 19,000 रुपीज जो है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ब्रॉड डाउन करके दिखा दिया है। अब मार्च 15 में हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन। सो वी नो प्लांट ए का डेप्रिसिएशन तो फिक्स है 6,000 और प्लांट बी का डेप्रिसिएशन होने वाला है 2,000। अब यहाँ पे 1,000 क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लांट नंबर 2 भी यहां से हमारे पास अप्रैल से लेके मार्च तक है, तो हम उस पर पूरा डेप लगाएंगे, फुल डेप लगाएंगे। फुल डेप कितना था? 2,000 था, मैंने आपको पहले बताया था। सो टोटल विल बी 8,000। अगेन ए माइनस ए, हमारे बैलेंस कैरी डाउन भी हम निकाल लेते हैं। 54 माइनस 6 इज 48 एंड यहां पर 19 माइनस 2 करेंगे 17,000 आ जाएगा और बैलेंस कैरी डाउन का टोटल हमारा आ रहा है 65,000। 65 plus 8, 73 and 73. This is how you will do the second year of this question. अब हम चल रहे हैं हमारे थर्ड ईयर की तरफ, जहां पर हम सेल करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान से देखिए, चलिए देखते हैं सेल्स वाले ईयर में क्या होने वाला है। हम आ चुके हैं हमारे थर्ड ईयर में।
विच इज 1516। ये ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 2015 में विद द शिफ्टिंग ऑफ द बैलेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर। सो हमने यहाँ पे 15 में जो बैलेंसेस ब्रॉट डाउन हैं उनको पहले से दिखा दिया है, जो 14 के क्लोजिंग बैलेंसेस थे, आपको याद होगा। सो 48,000 प्लांट ए है और 17,000 का प्लांट भी बचा था, टोटल था 65,000। नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस ईयर ऑन 1 अक्टूबर 2015। ध्यान से सुनना, सेल बताने जा रहा हूं, ठीक है। और यही वो पार्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अक्टूबर 15 को सेल हो रहा है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे सेल्स की डेट डाल दीजिए। क्यों लिखा मैंने बाय साइड पे? क्योंकि परचेज अगर डेबिट से होता है तो सेल्स क्रेडिट से होता है। क्या होती है सेल्स की एंट्री? अगर परचेज की एंट्री एसेट टू बैंक है तो सेल्स की एंट्री बैंक टू एसेट होगा। इट मींस बाय बैंक। इट मींस यहां पर क्या आने वाला है? बाय बैंक। याद रहे, जब भी एसेट सेल किया जाता है तो उसकी सेलिंग प्राइस जो भी क्वेश्चन में दी जाती है वो बाय साइड पे लिखी जाती है। जैसे परचेज टू में लिखते हैं तो सेल्स बाय में लिखते हैं। तो बाय बैंक कितना था सेलिंग प्राइस पहले प्लांट का? क्वेश्चन पे ध्यान दो। 2015 अक्टूबर 1 13 वाला पहला वाला प्लांट बिकेम ऑब्सोलीट, 27,000 का सेल हो गया था। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ध्यान से बेटा, ध्यान से, सारी बातें जो बोल रहा हूं एक एक शब्द रामबाण है अभी आपके लिए। अगर आप ये सारी बातों को नोट कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप कभी डेप्रिसिएशन में नहीं अटकने वाले। यही तो वो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आप रेगुलर क्लासेस में मिस कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। इसीलिए आप यहां पर आज आए हैं, बैठे हैं, ये क्लासेस देख रहे हैं। प्लीज इन इंपॉर्टेंट सेशंस का, इन इंपॉर्टेंट पार्ट्स का भरपूर फायदा उठाओ, ठीक है। देखो, तो परचेज करते हैं तो टू बैंक लिखते हैं, सेल्स करते हैं तो बाय बैंक लिखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है सेल्स के टाइम की, वो ये है कि जिस तरीके से डेट ऑफ परचेज से लेके ईयर क्लोजिंग तक डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, वैसे ही जब सेल होता है तब तक का डेप दिखाना भी मैंडेटरी होता है। बिकॉज वी आर सेलिंग दिस प्लांट ऑन 1 अक्टूबर 15, तो अप्रैल से लेके सितंबर तक तो यूज किया गया है, मतलब 6 महीने तो प्लांट यूज हुआ है, वो 6 महीने का डेप दिखाना भी कंपलसरी है। इट मींस हमें वो डेप्रिसिएशन प्लांट ए का, याद रहे ये प्लांट ए बिक रहा है, मैं यहां पे ए लिख देता हूं, प्लांट ए का 6 महीने का डेप भी आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो इस साल 6 महीने यूज हुआ। अगर ये सेल अप्रैल में ही हो जाता, अप्रैल 15 में ही सेल हो जाता, तो भी क्या डेप दिखाते? नहीं, क्योंकि 15 में तो ये यूज ही नहीं हुआ, तो हम कोई डेप नहीं दिखाते। याद रहे, मिड ड्यूरिंग द ईयर अगर सेल होगा तो उतने पार्ट का डेप दिखाना मैंडेटरी है। साल भर का डेप्रिसिएशन प्लांट ए का 6,000 है, तो आधे साल का डेप हमें पता ही है कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो मैं आपसे बोल रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो याद रहे, प्रॉफिट आता है तो टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखा जाता है, लॉस आता है तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ब्रैकेट में लॉस लिखना मैंडेटरी है। मैंने तो बिना निकाले लॉस पहले से कैसे लिख दिया है, क्योंकि मैंने बोला ना एक्सपीरियंस के साथ चीजें आ जाती हैं। यहां पे मुझे पहले से दिख रहा है कि वैल्यू 48 है और इसका टोटल 30 है, छोटा है। 48 की चीज अज्यूम कर लो कि 30 में बिक रहा है। 48,000 की मशीन कितने में बिक गई? 27 + 3, 30 में सेल हो गई, तो कितने का लॉस हो गया हमें? 18,000 का हमें लॉस हो गया है। अगर यहां का टोटल बड़ा होता तो प्रॉफिट आता, हम लिखते टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। बट ये टोटल छोटा है, मशीन की वैल्यू बड़ी है। याद रहे, जिस ईयर में सेल हो रहा है उसी ईयर की वैल्यू से कंपेयर करना है। टोटल कॉस्ट से मत निकाल देना, 60,000 से मत निकाल देना, लॉस सब गड़बड़ हो जाएगा। 60,000 पे डेप लग लग के अब कितने का बचा है? 48 का बचा है, तो उससे कंपेयर किया जाएगा और उसी से हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 48 की चीज थी, 3,000 पे उस पे डेप था और 27 में वो सेल हो गया। नेट लॉस इज 18,000 रुपीज। क्या यहां पर आके क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, अभी भी इसी डेट पर एक और चीज हुई थी जो हमने देखा था कि हमने एक और प्लांट खरीदा था। नहीं, सॉरी, वो हमने 1 जनवरी 2017 में खरीदा है। हाँ, इस ईयर सिर्फ यही हुआ है, मतलब 2016 की जब हम बुक्स क्लोज करेंगे, दैट इज 31 मार्च,
तब हमारे पास सिर्फ प्लांट बी बचा है, तो प्लांट बी का डिप्रिसिएशन लग जाएगा बाय डिप्रिसिएशन, जैसे आप रेगुलर लगा रहे हैं 2000, और 31 मार्च को ही सिर्फ उसका बैलेंस कैरिड डाउन भी निकाल दिया जाएगा, विच विल बी 15,000। और इस तरीके से आपका लास्ट ईयर जो थर्ड ईयर है वो भी 65,000 के साथ क्लोज हो जाएगा। So this is how you have to show the sale of the asset. फोर्थ ईयर फिर से एक प्लांट आएगा और एक प्लांट बिक जाएगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही छोटी सी चीज है, कोई उसमें टेक्निकल पार्ट नहीं है, मेन चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। और ये रहा हमारा फाइनल ईयर, द फोर्थ ईयर ऑफ द एसेट अकाउंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने हमने क्या किया है, 16 का बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये देखो, जो मार्च 16 को बैलेंस कैरी डाउन 15 आया था, वो 16 का ओपनिंग बैलेंस बन गया 15,000 का। इसी साल दो चीजें हुई थी, हमने 1 जनवरी 2017 को प्लांट नंबर सी खरीदा है, वो आपको दिख रहा है 64,000 का, और फर्स्ट जो सेकंड प्लांट था प्लांट बी, दैट वाज सोल्ड फॉर 10,000। सो यू कैन सी, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन में दिखाया हुआ है, बाय बैंक 10,000 से सेल हो गया। वही सेम चीज कि जनवरी 1 में सेल हुआ है, 9 मंथ्स का डेप तो लगाना पड़ेगा, 9 मंथ्स का डेप आया 1500, बैलेंस कैरी डाउन करने के बाद हमें लॉस मिल रहा है 3500 का, और प्लांट सी जो है उस पे हमने रेगुलर डेप 1600 का निकालकर बैलेंस कैरी डाउन निकाल दिया है 62,400 का। सो लास्ट ईयर में क्या क्या हुआ, प्लांट नंबर बी बिक गया है 10,000 का एट अ लॉस ऑफ 3,500, और प्लांट सी खरीदा गया है जनवरी 1। ध्यान रहे, जो प्लांट सी आया है जनवरी 1 में आया है, तो उस पर सिर्फ 3 महीने का डेप लगेगा, जनवरी, फेब एंड मार्च, इसी वजह से वहां पे 1600 रुपए का डेप लगाया गया है। नहीं तो इस मशीन पे हम टोटल डेप जो लगाते वो 6,400 होता। ये है कंप्लीट स्ट्रेट लाइन मेथड। इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके एग्जाम्स में। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ये मोर देन इनफ है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ध्यान रहे, सेशंस ध्यान से देखिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, और डाउट्स पूछने हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन आपके पास है, वहां जाइए और डाउट्स पूछिए। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।